तो हम पेपिलरी कार्सिनोमा को डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके बारे में बताया कि ये लीस्ट प्रोग्रेसिव है, लेकिन इसका जो है ना प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। आगे प्रोग्रेस कम करती है, प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है। लंग्स के अंदर मेटास्टेज कर सकती है, टीएफटी करवा लेंगे, थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज करवा लेंगे, फाइन नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजी, नेक का अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी। अगर फिर भी ना बात मान रही तो इंसिजनल बायोप्सी आप करके कंफर्म कर लेते हैं। जब बायोप्सी करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? एक आपको नज़र आएगा जी समोमा बॉडीज, ठीक है, समोमा बॉडीज आपको नजर आएंगी। और आपने पैथो के अंदर पढ़ा था ऑर्फन एनी आई, ठीक है, तो ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई, ठीक है, और साथ में आपको समोमा बॉडीज अगर दिख जाए तो ये टिपिकल निशानी है कि ये हमारे पास पेपिलरी होते हैं। तो ये आपको पैथो का पक्का एमसीक्यू होता है, समोमा बॉडी और ऑर्फन एनी आई जो न्यूक्लियाई नजर आ रही है वो पेपिलरी के अंदर है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब आपको कंफर्म हो गया जी पेपिलरी कार्सिनोमा है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप कौन कौन से जो है ना वो ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर वन पे हमारे पास वो कह रहा है आप लोबीलेक्टमी जो है ना, लोबेक्टमी जो है ना वो कर सकते हैं। मतलब थायराइड ग्लैंड का जो लोब है उसको ही काट दें। अगर तो ट्यूमर ना लेस देन 1 सेंटीमीटर है, जिसे हम कहते हैं कि माइक्रो कार्सिनोमा है, तो उसकी आप लोबेक्टमी कर देंगे। लोब पकड़ का उसको जो है ना वो काट दिया, एक लोब को, जो आप लोबेक्टमी जिस टाइप का भी है। या फिर भी नहीं बात मान रही तो आप उसके अंदर टोटल थायराइडेक्टमी जो है ना वो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना वो कह रहा है कि अगर जो छोटा था 1 सेंटीमीटर से हमने लोबेक्टमी कर दी, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आप टोटल थायराइडेक्टमी कर देंगे, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है, बाईलेटरल और मल्टी सेंट्रिक अगर आपको न्यूक्लियाई नज़र आ रही हैं, ठीक है, दोनों तरफ और मल्टी सेंट्रिक न्यूक्लियाई नज़र आ रही है, तो आपने टोटल थायराइड को पकड़ के काट देना है, ठीक। फिर वो कह रहा है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ द नेक इरेडिकेशन हो गया, और पॉजिटिव जितने भी मार्जिन है ना इसके अंदर सारे का सारा हम कर लेंगे, ठीक है। कभी कभार होता है टोटल थायराइडेक्टमी के लिए साथ हमें ना रेडिकल नेक डाइसेक्शन जो है ना वो मॉडिफाइड रेडिकल डाइसेक्शन, जिसके कहते हैं MRND, मॉडिफाइड रेडियल नेक डाइसेक्शन भी जो है ना वो साथ में जो जो नेक का पोर्शन इन्वॉल्व है उसकी भी डाइसेक्शन जो है ना हमें करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर तो वो सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या फिर साथ में एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है, तो तब हम MRNA मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन करेंगे। अगर आपके पास लिम्फ नोड इन्वॉल्व है और साथ में बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रेडियो आयोडीन जो है ना वो हम एडमिनिस्टर करते हैं 4 से 6 वीक आफ्टर टोटल थायराइड, मतलब उसकी हमने टोटल थायराइडेक्टमी कर दी तो उसके बाद हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना वो हम रेडियो आयोडीन करेंगे। ये क्यों हमने इसको रेडियो आयोडीन देनी है आफ्टर टोटल थायराइडेक्टमी? वो कह रहा है कि यहाँ पे हेल्प करेगा इफेक्टिवली इन किलिंग द रेजिडुअल थायराइड। अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई और रह भी गया है मेटास्टेटिक सेल, तो ये जो रेडियो आयोडीन है ये उसको पिक करके उसको जो है ना किलिंग के अंदर हेल्प करेगा। तो हमने 4 से 6 वीक आफ्टर टोटल थायराइडेक्टमी रेडियो आयोडीन उसको लाजमी देनी है ताकि वो रीअकर ना कर दे कोई भी इस तरह का कोई छोटे मोटे सेल रह गए, ठीक है। फिर थायराइड तो हमने मरीज़ का पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसका थायरॉक्सिन के लिए अब हम क्या करेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करेंगे? तो वो कह रहा है इसके लिए फिर हमने पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लॉन्ग जो है ना वो थायरॉक्सिन जो है ना वो बाहर से देनी पड़ सकती है, ठीक है। मतलब कि जितने भी ऐसे हमने टोटल थायराइडेक्टमी के पेशेंट हैं ना, उनके अंदर आपने थायरॉक्सिन जो है ना वो बाहर से एक गोली जो है ना वो रिकमेंड करनी होती है। ये करेगा क्या? जो क्योंकि आपका T3 T4 कम है तो TSH बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा, तो ये TSH के लेवल को ना अपने नॉर्मल लेवल में रखेगा। इससे कहेगा तुम ज़रा ठहरो मैं बाहर से आ गया हूँ, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा। तो साथ में वो कह रहा है कि हमने रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर टोटल थायराइडेक्टमी जो है ना वो हमने देनी होती है ताकि वो इवन कि अगर हम टोटल किए या नियर टोटल थायराइडेक्टमी की है ना, उनके अंदर भी हमें थायरॉक्सिन की बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि हमने जो सीरम थायरोग्लोबुलिन है ना, उसको लाज़मी मॉनिटर करते रहना है आफ्टर सर्जरी कि ये इसका एलिवेशन तो नहीं हो रहा या कि कहीं और मेटास्टेटिक डिटेक्शन तो नहीं हो रही। तो सीरम थायरोग्लोबुलिन की डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर सेकंड पे, हमने जो पढ़ा है वो है हमारे पास फॉलिकुलर, ठीक है। तो फॉलिकुलर के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं मैं। ये हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, फॉलिक्यूलर, ठीक है, कार्सिनोमा।
ये मोर अग्रेसिव है देन पेपिलरी से, इससे ज़्यादा जो है ना अग्रेसिव ये वाला है। तो मतलब एफ से याद कर लो कि जो भी आपको लफ्ज़ आता है आप, ठीक है? तो मतलब ये ज़्यादा जो है ना वो फ़किंग कार्सिनोमा है, ये ज़्यादा अग्रेसिव है हमारे पास, ठीक है? एंड पे मैं दोनों का डिफरेंशिएट बताता हूँ फॉलिकुलर को किस तरह डिनोमिनेट में करना है। और ये उन इलाकों में होता है जो हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंट जो एरियाज़ आते हैं ना, उन इलाकों के अंदर हमारे पास फॉलिकुलर वाला बहुत कॉमन है। इसका स्प्रेड मोस्टली हीमेटोजीनस मतलब ब्लड सप्लाई के ज़रिए जो है ना फॉलिकुलर कार्सिनोमा ये हमारे पास होगा। और प्रोग्नोसिस जो है ना इसकी स्टेजेस की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, अगर उसके ऊपर आ गया तो हम इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे ना हम इसके डायग्नोसिस करने के लिए FNAC करवाएंगे, ठीक है? अगर तो उसके अंदर आपको फॉलिकुलर सेल मिल गए हैं, ठीक, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने उसकी लोबेक्टमी जो है ना वो मतलब जो भी थायराइड ग्लैंड का लोब है ना इसको आपने रिमूव करवा दो। लोबेक्टमी जो है ना आप इसके पेशेंट के अंदर रिकमेंड करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने लोबेक्टमी की और जो हमने लोबेक्टमी में चीज़ें निकाली हैं उसके अंदर अगर आपको फॉलिकुलर एडिनोमा मिल रहा है, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? अगर उस लोबेक्टमी के अंदर आपको फॉलिकुलर हाइपरप्लेज़िया मिल रहा है, फॉलिकुलर सेल का हाइपरप्लेज़िया, तो फिर आप क्या करेंगे? अब अगर वो कह रहा है कि अगर लोबेक्टमी में आपको फॉलिकुलर कैंसर मिल गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये 3 पॉइंट्स उसने बुक के अंदर लिखे हुए हैं और वो कैंसर 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो, ठीक है? अगर तो फॉलिकुलर एडिनोमा और हाइपरप्लेज़िया हो गया तो फिर आपको कोई भी फर्दर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो चीज़ थी वो निकाल दी है, ठीक है? लेकिन अगर वो कैंसर निकल आया और वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा आपको कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर आपने टोटल थायराइडेक्टमी कर देनी है। फिर लोबेक्टमी के ऊपर बात नहीं रहेगी, आपने टोटल थायराइड को जो है ना वो रिमूव कर देना। टोटल थायराइडेक्टमी जो है ना वो आप ऐसे पेशेंट के अंदर रिकमेंड करेंगे। ईज़ी हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है इसका स्प्रेड नेक की तरफ भी चला जाए। तो अगर आपको लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट मिल गई है या एक्स्ट्रा थायराइडल डिज़ीज़ मतलब थायराइड के इर्द-गिर्द वाला टिश्यू आ गया, तो फिर आपने क्या करना है, एक तो उसकी टोटल थायराइडेक्टमी तो करनी है, अलोंग विद नेक डाइसेक्शन भी आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है? और नेक डाइसेक्शन करेंगे, जितने भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट वो निकालेंगे और साथ में 4 से 6 वीक के लिए आपने इसको रेडियो आयोडीन देनी है ताकि अगर कोई रेज़िडुअल सेल उसका रह भी गया है ना, तो वो ये रेडियो आयोडीन जो है ना वो जाके इसको किल कर दे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं आपको 2 अल्फ़ाज़ के अंदर फॉलिकुलर और पेपिलरी का मैं कार्सिनोमा का डिफ़रेंस बताऊँ, तो यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेपिलरी, जिसके अंदर आर-1 एन-ई-आई सारे का सारा हमने देखा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉलिकुलर, ठीक है? पेपिलरी हो गया और हमारे पास यहाँ पे हो गया फॉलिकुलर कार्सिनोमा। जो पेपिलरी होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इरिडेशन टू द मतलब कि उसकी नेक ना किसी भी रेडिएशन से एक्सपोज़र हो गया, ठीक है? तो पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि वो इरेडिएशन होगी उसकी नेक की, ठीक है? मतलब उसने नेक के ऊपर कभी न कभी वो शुआएँ वगैरह जिसे हम कहते हैं ना वो लगाई होंगी। तो अगर आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो आ गया, पेशेंट ने जो है ना इतने साल पहले इरेडिएशन टू द नेक करवाई है, नेक के ऊपर उसके रेज़ लगी, तो पेपिलरी कार्सिनोमा की तरफ जाएगा, ठीक है? ये मैंने कहा कि लीस्ट एग्रेसिव है, मतलब ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका प्रोग्नोसिस जो है ना वो बेस्ट होता है। आराम से हम इसको प्रोग्नोस कर सकते हैं, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है? नंबर थर्ड बात में हमने कहा कि लिम्फेटिक जो है ना वो स्प्रेड हो सकता है इसका, जो कि सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है ना उसके अंदर हमारे पास इसका लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है। अब यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको कैप्सूल वगैरह इस पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर नहीं दिखेगा, ठीक है? पेल होगा और इसके अंदर आपको ऑर्फन एनी-आई न्यूक्लियाई जो है ना वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है? साथ में आपको समोमा बॉडीज़ जो है ना मिल जाएँगी। यूँ कह लें कि कैल्सिफ़ाइड कैंसर, समोमा क्या होता है? समोमा बॉडीज़ में बेसिकली ये कैल्सिफ़ाइड जो है ना वो आपको न्यूक्लियाई मिल जाएगी। जबकि फॉलिकुलर जो कार्सिनोमा है ये हमारे पास किस इलाके में होगा, जो कि हमारे पास आयोडीन डेफ़िशिएंट एरियाज़ हैं। अब आपको बातें क्लियर हो रही हैं ना? आयोडीन डेफ़िशिएंट एरियाज़ के अंदर फॉलिकुलर कार्सिनोमा होगा। फिर ये लीस्ट अग्रेसिव था, ये हमारे पास मोर अग्रेसिव होगा, ठीक है? और इसका पेपिलरी से हमारे पास ज़्यादा ये अग्रेसिव ये वाला है।
ठीक है? और ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होगा, ये हमारे पास नॉन कैप्सुलेटेड था, नो कैप्सूल, जबकि ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड इसका कैप्सूल होगा, ठीक है? बाकी इसके अंदर कोई भी ऑर्फेनिन न्यूक्लियस नहीं नज़र आएगी, स्मोमा बॉडी आपको नहीं दिखेगी। तो अब आप डायग्नोज़ कर लोगे कि आया क्या फॉलिकुलर एपिपल है। सिर्फ आयोडीन डेफिशिएंट एरिया देखना है और अग्रेसिवनेस उसकी देखनी है और साथ में इनकैप्सुलेटेड, तो आपके पास फॉलिकुलर आ जाएगा, ठीक है? आयोडीन वाले इलाके में एफ हो गया है, मतलब वहाँ पे हर चीज़ एफ के ऊपर लग गई। समझने वाले समझ गए, फिर वो लोग कहते हैं कि ऐसी बातें ना की। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको मेडुलरी कार्सिनोमा के बारे में। बस हमारा जल्दी से ये कार्सिनोमा इसी वीडियो के अंदर ख़त्म करना है, ठीक है? कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको अच्छा, मेडुलरी कार्सिनोमा जो हमारे पास आ रहा है, मेडुलरी कार्सिनोमा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ट्यूमर ऑफ कैल्सिटोनिन सेक्रेटिंग पैराफोलिकुलर सी सेल है, ठीक है? मतलब वो सेल जिन्होंने कैल्सिटोनिन जो है ना वो सेक्रेट करना होता है, ठीक है? कैल्सिटोनिन सेक्रेटिंग पैराफोलिकुलर सी सेल, ठीक है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या था? बिल्कुल अपोजिट टू पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या करता है? ब्लड से कैल्शियम बोन के अंदर लेके आता है, बोन से ब्लड के अंदर लेके आता है, जबकि कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ये ब्लड से कैल्शियम को वापस बोन के अंदर भिजवाता है, ठीक है? कहता है कि ब्लड का लेवल, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो तुम जो है ना बोन के अंदर चले जाओ। जो कैल्शियम को बोन की तरफ इसने भेजना है कैल्सिटोनिन ने। तो वही जो थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सी सेल हैं, उन्होंने हमारे पास सेक्रेट करना था कैल्सिटोनिन, तो वो उसी का अगर कार्सिनोमा हो जाए तो ये हमारे पास होगा मेडुलरी कार्सिनोमा। अब इसकी जो है ना वो 2 टाइप्स हो सकती हैं, या ये हमारे पास वो कह रहे हैं फ़ेमिलियल हो सकता है टाइप, फ़ेमिलियल, ठीक है? या फिर ये हमारे पास हो सकता है स्पोरेडिक हो गया। फ़ेमिलियल हो सकता है या फिर हमारे पास स्पोरेडिक हो सकता है। फ़ेमिलियल में हमारे पास क्या होता है, ये चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स को जो है ना वो मोस्टली इसने इफ़ेक्ट करना होता है, ठीक है? अगर ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट को कर रहा है और इसके अंदर एसोसिएटेड किसका होता है? मेन टू ए और मेन टू बी। ये भी हमारा एक एमसीक्यू था कि मेन टू ए और मेन टू बी मेडुलरी का जो फ़ेमिलियल टाइप है ना उसके अंदर होता है। मेन क्या होता है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेजिया 2A और 2B, उसके अंदर देखा गया है कि हमारे पास फ़ेमिलियल होता है, जो चिल्ड्रन के अंदर होता है। जबकि जो स्पोरेडिक होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा होता है, मतलब इसके 80 से 90% केसेज़ हो सकते हैं, इसके 10 से 20% केसेज़ होंगे, ठीक है? और ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है, ये चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट था, ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है, स्प्रेड कर देगा और ये सिंगल होगा और हमारे पास यूनिलैटरल जो है ना वो हमारे पास होगा, ठीक है? अब जो मेडुलरी कार्सिनोमा है इसके बारे में चंद एक बातें करके हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। तो इसके एक ये हमारे पास क्या है? पैराफोलिकुलर सेल, तो इसका हमारे पास क्या होगा? लिम्फेटिक स्प्रेड जो है ना वो हमारे पास हो सकता है, ठीक है? लिम्फेटिक स्प्रेड हमारे पास होगा अलोंग विद हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस, मतलब खून के ज़रिए जो है ना वो इसका स्प्रेड भी हमारे पास देखा गया, ठीक है? और ये टीएसएच नॉन डिपेंडेंट होता है, ठीक है? मतलब अगर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन दोगे तो ये हमारे पास उसकी अपटेक नहीं करता, इसकी ये बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? टीएसएच इंडिपेंडेंट हमारे पास ट्यूमर होगा, ठीक है? अब इसको डायग्नोज़ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम सीरम के अंदर कैल्सिटोनिन का लेवल देख लें, जब हमने ऑपरेट करवा लेना है, ठीक है? मतलब जब बंदा फ़ॉलो-अप के ऊपर आता है, तो उसके अंदर हम रिसेक्शन के बाद देख लेंगे, अगर तो कैल्सिटोनिन का लेवल कम हुआ था मतलब मेडुलरी कार्सिनोमा ही था, हमने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है? और ये हमारे पास डायग्नोस्टिक भी है और हमारे पास प्रोग्नोस्टिक भी है, जब बंदा फ़ॉलो-अप के ऊपर आएगा, तो आपको पता चलेगा। और ये एज़ अ ट्यूमर मार्कर इन दी पेशेंट हमारे पास यूँ कह लें कि सीरम कैल्सिटोनिन एज़ अ ट्यूमर मार्कर जो है ना, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो नंबर सेकंड एमसीक्यूज़ आ गया, मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर सीरम कैल्सिटोनिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है? ये कह रहा है हम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं CEA। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोग्नोसिस अगर हाई लेवल होगा तो हमारे पास पुअर प्रोग्नोसिस के अंदर फ्लशिंग और डायरिया वगैरह के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हमें पता चल गया जी मेडुलरी कार्सिनोमा हमने देख लिया कैल्सिटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे?
यहाँ पे क्योंकि स्पोरेडिक स्प्रेड बहुत ख़तरनाक होता है, तो आप यहाँ पे टोटल थायराइडेक्टमी जो है ना, उस बंदे की पूरे का पूरा ग्लैंड ही जो है ना रिमूव, क्योंकि उसकी स्प्रेडिंग हो सकी। साथ में सेंट्रल या बाइलेटरल सर्वाइकल लिम्फ एडिनेक्टमी भी साथ में आपको करनी पड़ सकती है। इतना ये खतरनाक है, इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो हमारे पास साथ में लिम्फ एडिनेक्टमी भी कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक जो हमारे पास है ना काज, इसके अंदर वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, रीट रीट प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग हमने लाजमी करवानी होती है। रीड क्या होता है, रीअरेंज ड्यूरिंग ट्रांसफेक्शन, ठीक है, तो ये यूँ करके, तो इसकी हमने क्या करवानी होती है, रीड की प्रोटो ऑन्कोजीन की स्क्रीनिंग करवानी है। साथ में आपने टोटल थायराइडेक्टमी और सेंट्रल बाइलेटर से लिम्फेडेक्टमी कर ली, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा ना मैन 2A और मैन 2B, अगर तो वो 2 साल का है तो वो मैन 2B के अंदर हम उसको कैटेगराइज करेंगे, लेकिन अगर वो 6 साल का है तो मैन 2A के अंदर जो है ना वो हम उसको रख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे एनाप्लास्टिक भी हो गया, नंबर 4 फोलिकुलर हो गया ना, ठीक है, मेडुलरी भी हो गया। अब एनाप्लास्टिक की हमारे पास बारी आ जाती है, ठीक है। तो एनाप्लास्टिक जो है ना वो हमारे पास 5% ऑफ द थायराइड नियोप्लाज्म जो है ना वो हमारे पास कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब एनाप्लास्टिक की हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 5 to 6% वो कह रहा है हमारे पास होता है, और ये मोस्टली जो एल्डरली वुमेन है ना, ठीक है, उनके अंदर हमने इसको देखा है। और ये मोस्ट अग्रेसिव अगर आ जाए तो मतलब यूँ कह लें कि प्लास्टिक यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है ना, एनाप्लास्टिक, तो ये हमारे पास मोस्ट अग्रेसिव ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास आ गया। सबसे ज़्यादा स्प्रेड एनाप्लास्टिक, मतलब अन्ना हो जाता है और ये हर जगह जो है ना इसने फैलना शुरू कर देना होता है, ठीक है। और इसकी जो है ना वो कह रहा है कि हमने सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले पहले इसको कर लेना, वरना ये बाद में तंग करेगा, ठीक है। फिक्स्ड हार्ड मास होगा आपके पास, फिक्स्ड हार्ड मास, साथ में इसने इतना होगा कि ये ट्रेकियल की कंप्रेशन जो है ना वो करवा देगा। ये ट्रेकिया है, इसके ऊपर फिक्स्ड हार्ड मास अगर आप लगा दो, ये क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस करके रखेगा ट्रेकिया को, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है हम पेशेंट प्रेजेंट मोस्टली करता है हमारे पास हॉर्नेस ऑफ द वॉइस के साथ, डिस्निया के साथ, डिस्फोनिया के साथ, और हमारे पास डिस्फेगिया के साथ, मतलब खाते हुए भी जो है ना वो उसको बड़ा मसला होगा। ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर देख लेंगे। इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस विद मीडियन सर्वाइवल ऑफ 3 मंथ हो गया, मतलब ये जब पता चलता है तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है इसका, सबसे ज़्यादा इसका स्प्रेड है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, और हमारे पास ये मोर और लेस 3 मंथ के अंदर जो है ना वो बंदा सर्वाइवल कर सकता है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं कर सकता। तो 3 मंथ इसका सर्वाइवल रेट है, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर आपको पता चल गया एनाप्लास्टी का, तो सबसे पहले आपने डीप बल्किंग सर्जरी करनी, जो इसने ट्रेकिया को कंप्रेस किया हुआ है इसको डीप बल्क करवा देना, तो डीप बल्किंग सर्जरी जो है ना वो रिकमेंडेड होती है। साथ में आपने पेलिएटिव एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी करवानी होती है, ठीक है, पेलिएटिव एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी, और साथ में हमने ट्रेकियोस्टमी जो है ना वो आपने कर देनी है। अगर उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रेकिया इन्वॉल्वमेंट है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो आपने ये ट्रेकियोस्टमी वाला जो है ना वो प्रोसीजर इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एग्ज़ाम में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। केस 1 में वो कहता है कि अगर कोई 35 साल की खातून है, ठीक है, पेनलेस उसका नोड्यूल है, ठीक है, अलॉन्ग विद उसका जो साइज़ है लेफ्ट लोब का वो बढ़ता जा रहा है, और आपको उसके अंदर कैल्सिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर दिख जाए, ठीक है, कैल्सिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, तो कैल्सिफिकेशन किसके अंदर होती थी, स्मोमास बॉडी जिसके अंदर बनती थी। तो स्मोमास बॉडी हमने किसके अंदर देखी थी, जो हमारे पास पेपिलरी वाला था इसके अंदर हमने देखी थी स्मोमास बॉडी। यहाँ पे शायद मैंने ये देखें, यहाँ पे अभी तक मैंने लिखा हुआ ये वाला, ठीक है, स्मोमास बॉडी हमने, और आर्फन एनियाई पेपिलरी के अंदर था। तो इसका क्या आंसर होगा, कैल्सीफाइड वाले में स्मोमास बॉडी आपको टिक करेंगे। फिर अगर आपके पास आ जाए कि वो ये 75 साल का कोई बूढ़ा है या 60 साल का कोई बूढ़ा है, उसके ऊपर हार्ड ग्रोथ आ रही है, पेनलेस लंप है, और लेकिन उसके साथ वो डिस्फेजिया के साथ, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग के साथ आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एनाप्लास्टिक, ठीक है। एनाप्लास्टिक में हमने क्या कहा था कि वो सारे का सारा आ जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास बातें हो गई हैं। फिर एक उसने छोटू सा टॉपिक दिया हुआ है लिम्फोमा का, वो भी हम लगे आज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सारे का सारा कार्सिनोमा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी बातें अगर आपको याद है ना तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है।
लिम्फोमा के बारे में उसने एक बात की हुई है छोटी सी, कि ये हमारे पास फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है और मोस्टली वो 70 ईयर की होती हैं, और इसकी जो है ना वो कंडीशन नॉन हाजकिन जो लिम्फोमा है ना, उससे हमारे पास कहीं न कहीं मिलती होती है, ठीक है? और जिन लोगों को हशीमोटो थायराइडाइटिस होता है, उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास लिम्फोमा के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास कह रहा है कि पेनलेस होती है, रैपिडली इनलार्ज ग्वाइटर जो है ना, ठीक है? वो हमारे पास होगा। साथ में हिस्ट्री ऑफ हशीमोटो, बाकी मतलब कहते हैं ट्रेकियल कंप्रेशन होती है, ठीक है? ट्रेकिया जो है ना उसको वो उसने पकड़ के कंप्रेस कर देना, ट्रेकियल कंप्रेशन होगी, साथ में रिस्पिरेटरी जो है ना वो डिफ़िकल्टी होगी, डिस्फेजिया होगा, और साथ में हमारे पास हॉर्नेस ऑफ द वॉइस होगी। ट्रीटमेंट में क्या है, आपने उसको रेडिएशन थेरेपी देनी है और साथ में आप उसको कीमोथेरेपी दे देंगे ना, ठीक है? तो वो हमारे पास लिम्फोमा ट्रीट हो जाएगा। इतनी सी बात की है उसने। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बात की है हशीमोटो थायराइडाइटिस की, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसके बारे में कर लेते हैं। मतलब थायराइडाइटिस का अभी हम इसको टॉपिक को छेड़ने लगा हूँ, ठीक है? एक बस ये छोटी सी 5 मिनट के अंदर हम इसको थायराइडाइटिस को कंप्लीट करते हैं। अब इसके अंदर क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये इसको हम कहते हैं हशीमोटो थायराइडाइटिस भी, या इसको दूसरा नाम होता है ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस या फिर हशीमोटो थायराइडाइटिस, एक ही बात है, हशीमोटो थायराइडाइटिस, ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है ना, वो थायराइड की जो एंटीजीन्स होती हैं उसके खिलाफ बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो खुद ब खुद टपाटप बनना शुरू करती हैं अगेंस्ट थायराइड एंटीजीन्स, ठीक है? थायराइड एंटीजन के खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ लगेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लड़ाई हो जानी है, ठीक है? और ये HLA-DR3 और HLA-DR5, बस ये याद कर लेना कि इसके साथ ये एसोसिएटेड होती हैं, HLA-DR3 और HLA-DR5। हम क्योंकि एंटीजन की बात करें तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन D3 और DR5, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब जो एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ हैं वो भी आपको पॉजिटिव मिलेंगी। मतलब जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम था जिसने ऑक्सीडेशन करनी थी आयोडीन की, तो वो भी हमारे पास उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी होती है। एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़, ये भी हमारे पास पॉजिटिव होंगी। और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, एंटी जो थायराइड के अपने थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं उसके खिलाफ भी हमारे पास एंटीबॉडीज़, वो भी हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो दो चीज़ें आपके पास पॉजिटिव, परऑक्सीडेज वाली और एंटी थायरोग्लोबुलिन वाली भी पॉजिटिव आ जाएंगी, ठीक है? अब ये मोस्टली जो पेशेंट ग्वाइटर है ना, ठीक है, और साथ में उसको पेशेंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर बस बात कर लेते हैं हशीमोटो थायराइडाइटिस के ऊपर। तो यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास जो पेशेंट है ना, वो मोस्टली आता तो पहले है ग्वाइटर के साथ, ठीक है, इनलार्ज ग्लैंड के साथ, अलोंग विद बोसिलिएटेड फिट होते हैं। बोसिलिएटेड फिट क्या होता है, पाँव के नीचे आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की जो है ना वो आपको बोसिलिएशन प्रोट्रूबरेंस जो है ना वो आपको मिल जाती है। तो पक्का केस है ये हमारे पास थायराइडाइटिस का, ठीक है? बोसिलिएटेड फिट जो है ना वो आपको दिख जाते हैं। साथ में जो वुमेन होती हैं मीनोपॉज़ल वुमेन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया किसी भी वहाँ पे, ठीक है? जब ये थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएँगी तो क्या होगा, थायराइड अपना वर्क ख़त्म कर देगा, तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज़्म के सारे सिम्पटम्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास ये जो पेपिलरी कार्सिनोमा है, जिसके अंदर हमारे पास कैल्सिफिकेशन होती है, तो वो भी इसी के साथ ही एसोसिएटेड है हाशिमोटो थायराइड। तो एक और एमसीक्यू अगर जो पेपिलरी कार्सिनोमा है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑटो इम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर। डायग्नोसिस क्या करेंगे? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कर लेंगे, थायराइड एंटीबॉडीज़ को करेंगे तो आपको वो पॉजिटिव मिलेंगी 85% केसेज़ के अंदर। टीएफटीज़ कर लेना, ठीक है? अगर तो वो टीएफटी किया है, ठीक है, अर्ली स्टेज होगी तो हमारे पास हर चीज़ नॉर्मल आपको नज़र आएगी, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर इतना ज़्यादा टीएफटी रेज़ नहीं होता। लेकिन अगर हैशी थायरोटॉक्सिस होगा तो हमारे पास T3 का लेवल भी ज़्यादा होगा, T4 का लेवल भी ज़्यादा होगा, लेकिन TSH का लेवल कम होगा, जो अपने पीक के ऊपर होगा, ठीक है? जबकि लेटर स्टेज के अंदर क्या होगा, वो थायराइड ग्लैंड को खाना शुरू कर दिया है उसने अब, तो हमारे पास T3 भी यकदम फ़ॉल करेगा, T4 भी यकदम फ़ॉल करेगा और TSH जो है ना इन दी एंड लेवल रेज़ होगा। तो हमारे पास इसकी 3 स्टेजेज़ होगी, एक हो गया अर्ली स्टेज, एक हो गया हैशीटॉक्सिस स्टेज और नंबर 3 पे हमारे पास हो गया लेट स्टेज।
अर्ली स्टेज में क्या होगा, हमारे पास हर चीज़ नॉर्मल होगी, T3 T4 TSH नॉर्मल है, शुरू के है। हर्शी टॉक्सोसिस स्टेज के अंदर क्या होगा, TSH कम होगा, लेकिन T3 और T4 यकदम इसे अचानक से ना पीक आ जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ग्लैंड ख़त्म होना शुरू हो गया तो T3 भी कम होगा, T4 भी कम होगा, इसके मुकाबले में नेगेटिव फीडबैक में TSH का लेवल ज़्यादा होगा। तो आप कर लेंगे ये कौन सी स्टेज का हमारे पास हशीमोटो थायराइडाइटिस, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका यूक्यू हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, क्योंकि अब लेटर स्टेज के अंदर मोस्टली आपको प्रेजेंट करता है, तो आपने इसको क्या करना है, एक तो थायरॉक्सिन दे देनी है, ठीक है, ताकि उसका T3 T4 लेवल मेंटेन हो। साथ में आपने सर्जरी करवा देनी है अगर उसको ग्लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ट्रेकिया की वजह से, ठीक है। तो साथ में आपने जो भी डायग्नोसिस है ना, वो हमने जो भी नोड्यूल है उसके ज़रिए जो है ना इसका कर लेना होता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है डी क्वेरियन थायराइडाइटिस। ये भी हमारे एक MCQs के अंदर, मैंने शायद ये फ़ॉरेन के किसी एग्ज़ाम के अंदर मैं देखा है या किसी और में देखा है ज़रूर है। डी क्वे सब एक्यूट थायराइडाइटिस, डी क्वेरियंस थायराइडाइटिस या फिर ग्रैनुलोम्यूटस थायराइडाइटिस, एक ही बात है। तो मैं 3 नाम लिख रहा हूँ, ग्रैनुलोमिएटस थायराइडाइटिस, ठीक है, या फिर हम कह देंगे सब एक्यूट थायराइडाइटिस, या फिर इसका तीसरा नाम है डी क्यू वेरिएंट थायराइडाइटिस, ठीक है। क्वीन से याद कर लो, ठीक है। अब कोई भी आपके पास वायरल इन्फेक्शन हुआ तो इसकी वजह से मैंने याद है क्वीन को जो है ना वो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो डी क्यू वेरिएंस थायराइडाइटिस जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाया करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, नेक पेन बहुत ज़्यादा होती है, मलका को जो है ना क्वीन को पेन बहुत ज़्यादा होगी, अलॉन्ग विद पेनफुल थायराइडाइटिस फीवर होगा, ठीक है, साथ में मेलेज होगा, ठीक है, साथ में इर्रेगुलर इनलार्जमेंट ऑफ जो थायराइड लोब्यूल है ना उसकी हमारे पास इर्रेगुलर जो है ना वो इनलार्जमेंट होगी। अब जब डायग्नोसिस किस तरह करेंगे आपको, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे पास ESR बहुत ज़्यादा उसका रेज़ मिलेगा जब ESR करवाएंगे। साथ में आपको एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ है तो वायरल इन्फेक्शन, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ का एज सच रोल नहीं है, ठीक है। सीरम T4 जो है ना वो हाई होगा, ठीक है। बाकी जो है ना हमारे पास कभी कभार हाई होता है, ठीक है, कभी कभार नॉर्मल आपको मिल जाता है, कभी कभार रेज मिल, तो T4 डायग्नोस्टिक है डी क्वेरियन के अंदर हमारे पास, ठीक है। जब आप इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देखेंगे तो वो हमारे पास लो होगा, और फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी भी है वो हमारे पास, अगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल केस है तो फिर आप उसको फाइन नीडल एस्पायरेशन, लेकिन उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन आपको लाजमी मिल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आपने नेसिड्स दे देनी है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, साथ में एस्प्रिन दे देनी है, ठीक है। साथ में आपने प्रेडनिसोलोन जो है ना वो हमारे पास दे देनी है, जो कि 10 से 20 मिलीग्राम डेली फॉर 7 डे, 7 दिनों के लिए देनी होती है। साथ में आपने उसको थायरॉक्सिन दे देना है, अगर थायराइड का फेलियर होगा तो थायरॉक्सिन उसको लाजमी दे देना है, ठीक है। अब ये था हमारे पास डी क्वेरिन, ये सब एक्यूट, इसके अंदर ESR का लेवल, वायरल इन्फेक्शन, दर्द बहुत ज़्यादा होगी, बुखार होगा, मेलेज होगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट में वही नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देनी है, और साथ में हमने प्रेडनिसोलोन जो कि हमारे पास क्या है स्टीरॉयडल ड्रग है तो वो हमने दे देनी है। लास्ट में हमारे पास एक छोटू सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं रेडियल्स थायराइडाइटिस या रेडियल्स थायराइडाइटिस, जो भी आप पढ़ लें इसको, RIEDELS, रेडियल्स थायराइडाइटिस। ये 0.5% जो है ना वो हमारे पास अकाउंट करता है गोइटर का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल थायराइड है ना ग्लैंड, ठीक है, उसके अंदर जितने भी थायराइड टिश्यू हैं वो रिप्लेस अगर हो जाएं सेलुलर फाइब्रस टिश्यू के साथ, ठीक है, अगर सेलुलर फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर दें किसको, थायराइड टिश्यू को, तो जिसे हम कहेंगे रीडियल्स थायराइडाइटिस, ठीक है। तो रीडियल्स थायराइडाइटिस का दूसरा नाम क्या हो गया, फाइब्रस थायराइडाइटिस भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस, सेलुलर फाइबर यहाँ पे नज़र आ गया तो री करना, फाइब्रस में आर आ रहा है तो रेडियल में भी आर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने तो यूँ याद किया हुआ था। अब ये मोस्टली जो है ना वो कोलेजन डिजीज़ इसको हम कहते हैं कि हमारे पास मेडिएस्टिनल फाइब्रोसिस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, साथ में कोलेजन जो है ना उसकी डिजीज़ हो सकती है।
और एट दी एंड जब थायराइड के टिश्यू ही नहीं रहेंगे तो वो T3 T4 नहीं होंगे तो वो पेशेंट आपको हाइपोथायराइडिज्म के साथ जो है ना वो प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट अब इसकी क्या है, आपने क्योंकि ये ऑटोइम्यून है तो वो हमारे पास हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स जो है ना वो देंगे, साथ में हमने थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट करवा देनी होती है। तो ये इतनी सी है हमारे पास रेडियल थायराइडाइटिस के बारे में बात। तो यार अभी तक मैंने जो आपको दिखाई है ना, फिर लोग कहते हैं कि बुक से भी दिखा दी, ये ट्यूमर है हमारे पास, बिनाइन हो गया, मेलिग्नेंट हो गया, पेपिलरी फॉलिकुलर एनाप्लास्टी रेडियली, सारे के सारे मेटास्टेसिस की किडनी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर हो सकती है। ठीक है, पेपिलरी में हमारे पास क्या होता है, रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, फॉलिकुलर में एंडेमिक गोइटर होगा। ठीक है, बाकी मेडुलरी के अंदर मैन 2A और मैन 2B और RAT की जो है ना हमारे पास, लिम्फोमा में हमारे पास ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो जाता है। ठीक है, बाकी ये डायग्नोसिस में फाइन नीडल वगैरह स्प्रेड वो सारा पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पे स्टेजिंग के अंदर TNM क्लासिफिकेशन ये उसके अंदर नहीं दी हुई, हमारे पास जो दूसरी मेन बुक है ना बेलेंडा में। TX में हमारे पास इसको एक्सेस नहीं कर सकते, T0 में नो एविडेंस है, T1 में हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर से है, 1 से 4 तक है तो हमारे पास T2 है, 4 से बड़ा है तो T3 है, और अगर बस एक्सटेंड कर दिया कैप्सूल में तो T4 आ जाएगा। तो बिहाइंड दी कैप्सूल T4 होगा। भाई NX में नॉट असेस्ड, N0 में नॉट मेटास्टेज, N1 में मेटास्टेसिस हो गया। ठीक है, लिम्फ नोड में हमारे पास में MX में नॉट सेज, नो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड हो चुका। बाकी वही बातें हैं कि 45 ईयर और TNM क्लासिफिकेशन में। पेपिलरी में हमने सारे का सारा बात कर दिया। इसके अंदर हमारे पास ऑर्थोनेनिया और समोमाज बॉडी आती हैं। फॉलिकुलर में कैप्सूल और हर्टल सेल ट्यूमर भी इसको हम कह सकते हैं फॉलिकुलर के अंदर। ठीक है, हर्टल सेल ट्यूमर यहाँ पे आपने बस एक बात याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीपिल सेल और बाकी। और हर्टल सेल हमारे पास फॉलिकुलर के अंदर आएगी, FM से याद कर लो, हर्टल में F आ रहा है तो M आगे आ जाए। ट्रीटमेंट ऑफ दी हमारे पास पेपिलरी और फॉलिकुलर के बारे में मैंने बता दी सारी। थायरॉक्सिन थेरापी या फॉलो अप के ऊपर आप चेक करेंगे। मेडुलरी के अंदर हमने पैराफॉलिकुलर सेल का, तो इसके अंदर कैल्सिटोनिन कहीं ना कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो वो हमारा हाई स्पेक्ट्रम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे MN2A MN2B मेडुलरी कार्सिनोमा आ गया। ठीक है, और हमारे पास साथ में एनाप्लास्टिक में हमारे पास ये है कंप्लीट रिसेक्शन करनी होती है, मोर अग्रेसिव वैरायटी ऑफ द कार्सिनोमा है। और लिम्फोमा के बारे में हमने याद किया कि ऑटो इम्यून हमारे पास सारी की सारी आ जाती है। बाकी हमारे पास डिफरेंशियल में हमारे पास मेडुलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, एनाप्लास्टिक के अंदर क्या है, लिम्फोमा के अंदर स्टेज 1 और 2 है तो रेडियोथेरापी है, स्टेज 3 और 4 है तो हमारे पास कीमोथेरापी है। तो ये भी एक बात याद रख लेना लिम्फोमा ऑफ द थायराइड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ना थायराइड ग्लैंड की जो है ना वो इनलार्जमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर डिफ्यूज सिंपल ग्वाइटर और मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, वो सारे का सारा डिस्कशन करके उसके बाद में ये जो चीज़ें रहती हैं ना, और लास्ट में हम थायराइडेक्टमी किस तरह करती हैं वो देखेंगे, और इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।